हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट लायन के ऊपर। और प्रोजेक्ट लायन के अंदर में टॉपिक कौन सा है? लायन @47 विज़न फॉर अमृतकाल। यहाँ पे विज़न फॉर अमृतकाल आपको पता ही है कि अमृतकाल कौन से टाइम पीरियड को कहा जाता है? 2023 से 2047, 2023 से लेके 2047, ये जो 25 साल का पीरियड है, ये जो 25 साल का पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? अमृतकाल। हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, बराबर ना, राइट। और ये 75 से जो 100 साल तक का जो सफ़र है आज़ादी का, बराबर ना, उसको बोला जाता है अमृतकाल। तो विज़न फॉर अमृतकाल, प्रोजेक्ट लायन, लायन @47 विज़न फॉर अमृतकाल, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। लायन @47 विज़न फॉर अमृतकाल, बराबर ना, कि भाई हम आने वाले 25 साल के अंदर लायन को किस तरीके से कंजर्व करेंगे, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे उनकी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, बराबर ना। हम उनके लिए उनकी प्रजाति के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, बराबर ना, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। और ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये लायन @47 विज़न फॉर अमृतकाल नाम का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है और उसको अभी रिलीज़ किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना, राइट। तो पहले हम प्रोजेक्ट लायन के बारे में देखते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट लायन के बारे में बात करूँ तो प्रोजेक्ट लायन का मेन गोल क्या है कि कंजर्वेशन करना। और किसका कंजर्वेशन करना? उस लैंडस्केप का कि जो लायन का कंजर्वेशन कर रही है, बराबर ना। और लायन में भी कौन सा लायन? एशियाटिक लायन, बराबर ना, राइट। और एशियाटिक लायन कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर। तो जहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं उस लैंडस्केप का कंजर्वेशन करना, उसका प्रोटेक्शन करना, वो प्रोजेक्ट लायन का मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो सिक्योर एंड रिस्टोर द लायंस हैबिटेट्स फॉर द मैनेजिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, scale up the livelihood generation and participation of the local communities, become a global hub of the knowledge on the big cat disease diagnosis and the treatment, and create the inclusive biodiversity conservation through the project line initiative, बराबर ना। तो प्रोजेक्ट लाइन में क्या हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है कि एशियाटिक लाइन्स के हैबिटेट को डेवलप करना, सिक्योर करना, रिस्टोर करना। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने उसके लिए कोई ज़ू बनाया, कोई नेशनल पार्क बनाया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे तो जो आजू बाजू के जो एरिया वाले लोग हैं उनकी लाइवलीहुड जनरेशन होगी, राइट। उसके अलावा लायन और उसके अलावा उनकी जो रिलेटेड जो बिग कैट है, बराबर, लाइक टाइगर, चीता वगैरह, बराबर ना, तो उनको जो डिसीज़ होते हैं तो उसको उसके डायग्नोसिस के लिए कुछ ट्रीटमेंट को डेवलप करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बराबर ना। ये प्रोजेक्ट लाइन के मेन ऑब्जेक्टिव्स है, बराबर ना, राइट। और अभी रिसेंटली उसमें क्यों है? क्योंकि इसी प्रोजेक्ट लाइन के अंडर में लायन @47 विज़न फॉर अमृतकाल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है कि हम आने वाले 25 साल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बराबर, लायन के ऊपर, एशियाटिक लायन के प्रोटेक्शन के लिए, बराबर ना, राइट। और इस डॉक्यूमेंट्स को किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? तो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। और इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, अश्विनी कुमार चौबे, बराबर ना, उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं प्रोजेक्ट लाइन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो प्रोजेक्ट लाइन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक द सेंट्रल जू अथॉरिटी, बराबर ना। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा भी वो इम्प्लीमेंट होता है। इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द गिर लैंडस्केप इन गुजरात विच इज़ द लास्ट होम ऑफ द एशियाटिक लाइन। तो एशियाटिक लाइन अभी मात्र एक ही जगह पे बचे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कहाँ पे? गिर लैंडस्केप के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। अगर मैं प्रोजेक्ट लाइन के अंदर फंडिंग कहाँ से आता है उसके बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹124.58 लाख हैव बीन प्रोवाइडेड टू द स्टेट ऑफ द गुजरात
फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द एशियाटिक लायन अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट को कितना रुपया प्रोवाइड किया गया है, 124.58 लाख प्रोवाइड किया गया है अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये एशियाटिक लायन जो दुनिया के अंदर एकमात्र जगह गिर के अंदर पाए जाते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 124.58 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए गए हैं अभी तक, बराबर ना, राइट। किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल के अंदर इतने पैसे प्रोवाइड किए गए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर में। कौन सी स्कीम के अंडर में, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम के अंडर में, बराबर ना, ओके। अगर मैं 2018-19 की बात करूँ तो टोटल 1641 लाख रुपए की ग्रांट देने की बात की गई थी लायन को कंजर्व करने के लिए, और इसमें से अभी कितने रुपए को रिलीज़ किए गए हैं, 124.58 लाख रुपीज़ की, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूँ तो प्रोजेक्ट टाइगर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द टाइगर लैंडस्केप स्प्रेड अक्रॉस अ कंट्री इन द 53 टाइगर रिजर्व। तो जो 53 टाइगर रिजर्व्स है वहाँ पे टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंट किया गया है, और एशियाटिक लायन की कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लायन इम्प्लीमेंट किया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं एशियाटिक लायन की बात करूँ तो एशियाटिक लायन इज ऑल्सो नोन एज द पर्शियन लायन और इंडियन लायन, राइट। Earlier, it was also inhabited in the West Asia and the Middle East before it became the extinct in this region। पहले वो वेस्ट एशिया में भी पाए जाते थे और मिडल ईस्ट में भी पाए जाते थे, बराबर, लेकिन अभी वो मात्र इंडिया के अंदर, वो भी गिर फॉरेस्ट के अंदर वो पाए जाते हैं, बराबर ना, राइट। एशियाटिक लायन आर स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन लायन, बराबर ना, और इट इज़ वन ऑफ द 5 पैथरीन कैट्स इनहेबिटेड इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जो 5 पैथरीन कैट्स हैं उसमें से एक है एशियाटिक लायन। कौन कौन से 5 हैं, तो बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और है एशियाटिक लायन। तो ये 5 पैथरीन कैट्स हैं, उसमें से एक है एशियाटिक लायन, बराबर ना, राइट। तो इंडिया में कौन कौन से 5 पैथरीन कैट्स रहते हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आएगा होगा, बराबर ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट लायन किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो लायन और उसके रिलेटेड जो प्रजाति है, बराबर ना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके एरिया को कंजर्व करना, उसके एरिया को रिस्टोर करना, राइट। उसके अलावा हमने उसके लिए फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोटेक्शन पार्क बनाया, बराबर ना, तो उसके लिए वहाँ पे जो भी लोग काम करेंगे तो वहाँ उसके माध्यम से लाइवलीहुड जनरेशन करना। उसके अलावा उन लोगों के जो डिसीज़ होता है, बराबर, उस डिसीज़ के डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट को डेवलप करना, राइट। ये सब प्रोजेक्ट लाइन के मेन पार्ट है। तो प्रोजेक्ट लाइन के ऊपर हम आने वाले 25 साल के अंदर कैसा काम करेंगे, ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका अभी रिलीज़ हुआ है, लाइन@47 विज़न फॉर अमृतकाल, बराबर ना। अमृतकाल का टाइम पीरियड कौन सा है कि 2023 से लेकर 2047 तक का, बराबर ना, राइट। आज़ादी के 76 ईयर से आज़ादी के 100 साल तक का पीरियड है अमृतकाल, बराबर ना, ओके फ्रेंड्स। चलो, प्रोजेक्ट लाइन के अंदर में कितना फंडिंग किया गया है, तो अभी तक एक्चुअली 2018-19 के बजट के अंदर एशियाटिक लाइन के कंजर्वेशन के लिए 1641 लाख रुपए की ग्रांट प्रोवाइड करने की बात की थी। उसके अलावा अभी तक 124.58 लाख रिलीज़ किए गए हैं अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, बराबर ना। तो इतना काम किया गया है लायन के कंजर्वेशन के लिए, बराबर ना, ओके। और एशियाटिक लायन एकमात्र कहाँ पे मिलता है, गिर लैंडस्केप के अंदर, बराबर ना, तो वो ध्यान में रखना है। और इंडिया के अंदर कितने पैथरीन कैट्स रहती है, तो 5, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और एशियाटिक लायन, बराबर, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूज़, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, करुणा अभियान टू ट्रीट द बर्ड इंजर्ड बाय द काइट स्ट्रिंग्स। तो उस काइट फेस्टिवल के दौरान जो बर्ड इंजर्ड होते हैं तो उनके इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात है, बराबर ना, करुणा अभियान के अंदर। और किसकी तरह लॉन्च किया गया है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। एज मैनी ऑफ 865 बर्ड सेंटर्स have been set up in the state and more than 750 doctors and 8,000 volunteers are providing their services under the campaign to save the birds। तो ये कैंपेन के अंडर में, कौन सा कैंपेन, करुणा अभियान कैंपेन के अंडर में
865 बर्थ सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें 750 डॉक्टर्स और 8000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और बर्ड्स को सेव करेंगे, राइट। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बर्ड्स इंजर्ड बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ द काइट्स ड्यूरिंग द उत्तरायण फेस्टिवल, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च करुणा अभियान सिंस 10 जनवरी विच विल गो ऑन टिल जनवरी 20। ये जो करुणा अभियान है बराबर, जहाँ पे बर्ड्स के प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी बराबर ना, तो वो काज कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, 10 जनवरी से 20 जनवरी तक बराबर ना, राइट। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ बीन रनिंग द कैंपेन सिंस 2017। ये करुणा अभियान कैंपेन है वो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 2017 से लॉन्च किया गया है बराबर ना, अंडर विच सो फार ओवर द 70,000 बर्ड्स हैव बीन ट्रीटेड सेड इन ऑफिशियल रिलीज बराबर ना। अभी तक इस कैंपेन के अंडर में 2017 से गुजरात गवर्नमेंट ने कितने बर्ड्स को सेव किया है, 70,000 बर्ड्स को बराबर ना, राइट। उसके अलावा जो हमारे चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने बोला कि कंट्रोल रूम्स विल बी मेड फंक्शन एट द तालुका लेवल्स by the forest department. Moreover, 333 voluntary organizations across the 33 districts of the state have joined the campaign this year। कि इस बार कितने ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंपेन को ज्वाइन किया है, 333 वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बराबर 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बराबर ना, राइट। और द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस अ व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम विच डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाइज बर्ड ट्रीटिंग सेंटर्स विल बी अवेलेबल। बराबर आपके आसपास कौन सा बर्ड ट्रीटिंग सेंटर है वो आपको नंबर पे अवेलेबल हो जाएगा जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे बराबर ना, राइट। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि करुणा अभियान ये जो कैंपेन है कौन लॉन्च करता है हर साल, तो गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च करती है। करुणा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो काइट फेस्टिवल उसके दौरान जो बर्ड्स इंजर्ड होते हैं उनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, राइट। और ये 2017 से गुजरात गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है बराबर ना, 10 जनवरी से 20 जनवरी बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया गया है गुजरात के अंदर बराबर ना 8 जनवरी से गुजरात के अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद एंड अदर सिटीज़ ऑफ द स्टेट फ्रॉम 8 जनवरी टू 14 जनवरी बेस्ड ऑन द G20 थीम ऑफ द वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद के अंदर, और गुजरात के बाकी सिटीज़ के अंदर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी, तो इस बार की जो हम G20 की जो हमारी प्रेसिडेंसी की थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो हमारी थीम रहेगी बराबर ना, वो इस फेस्टिवल की थीम थी, ओके। द फेस्टिवल टू बी हेल्ड आफ्टर द 2 years ऑफ द कोविड पेंडेमिक विल बी अटेंडेड बाय द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज G20 कंट्रीज़। तो यहाँ पे G20 कंट्रीज़ के भी पार्टिसिपेशन हो गए, उनके लोगों को भी पार्टिसिपेशन हो गए बराबर ना। द फेस्टिवल विल बी inaugurated by the state governor Acharya Devvrat at the Sabarmati river front in the Ahmedabad on 8 January in the presence of the Chief Minister Bhupendra Patel and State Tourism Minister Mullu Bera बराबर ना। तो एक्चुअली इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे होता है, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर। तो इस फेस्टिवल का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, आचार्य देवव्रत जो गुजरात के गवर्नर हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे इस फेस्टिवल के अंदर, तो भारत के लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अलावा G20 कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे बराबर ना। थीम क्या रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बराबर ना, ओके। और इस इवेंट के दौरान द काइट्स विल बी डिस्प्ले द G20 लोगो एंड द इवेंट विल हैव द G20 फोटो बूथ्स to take the photographs. A theme pavilion will be display the history of the kites and workshops on making and flying kites बराबर ना, ओके। और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो गए बराबर ना। इंडिया होल्ड्स अ प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम December 1, 2020 to November 30, 2023, during which more than 200 meetings and programs will be organized across the country with 15 of them in the Gujarat बराबर ना। देखो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि G20 ग्रुप ऑफ 20 की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, इंडिया के पास है। और कब से कब तक है, तो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक बराबर ना। और हमने थीम तो देखी ली,
कि G20 की थीम क्या है, वही इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की थीम है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, बराबर ना। और उसके अलावा टोटल G20 के हम 200 से ज़्यादा मीटिंग्स इस बार होस्ट करने वाले हैं अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। और उसमें से गुजरात के अंदर कितनी मीटिंग्स होस्ट होने वाली है, 15 मीटिंग्स, बराबर ना, तो वो ध्यान में रखना है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ के अंदर क्या था कि भाई इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे होता है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, बराबर ना, साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर। इसकी थीम इस बार क्या रखी गई थी, कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर ना, और कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, बराबर, G20 कंट्रीज़ के मेंबर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, पर उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है किसके ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर। और ये कौन से महीने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया है उसने, जनवरी 2022 का दिखाया है, बराबर ना, लास्ट ईयर का, बराबर, लास्ट ईयर के जनवरी का मंथ का डेटा है। और इस संस्था के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जनवरी 2022 वो कितना हुआ था, 6.57%, बराबर ना, तो एकदम शार्पली डिक्रीज हो गया, तो जो अच्छी बात है। अगर हम बात करें कि दिस द लोएस्ट रेट विटनेस सिंस मार्च 2021 से सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इस जनवरी 2022 के अंदर। दिसंबर 2021 के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, 7.9%, बराबर ना, 7.9%, और जनवरी 2022 के अंदर कितना था, 6.57%, बराबर ना, राइट। नवंबर के अंदर कितना था, 6.97% था, बराबर ना। तो ये मार्च 2021 का सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो अच्छी बात है, बराबर ना। और आप बोलोगे सर ये तो लास्ट ईयर का डेटा है, लेकिन जो हमारी जो नेशनल लेवल की संस्था है, सरकारी संस्था नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा लॉन्च करती है, लेकिन ये तो 2023 में 2021 का डेटा लॉन्च करती है, 2 साल पुराना, ये तो फिर भी 1 साल पुराना है, बराबर ना। इसके लिए आपके लिए भी लेटेस्ट है, बराबर ना, राइट। तो जस्ट सिंपल, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2022 के अंदर कितना रहा, 6.57%, जो बहुत ही कम था। मार्च 2021 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बराबर ना। ओके, और अगर हम स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे रहा, तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था हरियाणा के अंदर, बराबर ना। हरियाणा के अंदर कितना था, 23.4%, बराबर ना, जनवरी 2022 के अंदर। उसके बाद राजस्थान के अंदर 18.9%, त्रिपुरा के अंदर 17.1%, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 15%, और दिल्ली के अंदर 14.1%, बराबर ना। और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे रहा, तो तेलंगाना के अंदर सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा, कितना रहा, 0.7% मात्र। और उसके बाद सेकेंड लोएस्ट गुजरात के अंदर 1.2%, अच्छी बात है, इसके लिए मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है गुजरात की न्यूज़ के अंदर, कि अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, कि गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 1.2%, बराबर ना, जनवरी 2022 के अंदर। मेघालय का 1.5%, उड़ीसा का 1.8%, और कर्नाटका का 2.9%, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता ही है कि भाई एक्चुअली सबसे पहले तो लेबर फोर्स क्या होता है, कि भाई भारत में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और भारत में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अभी आप बोलोगे सर भारत में ये 2 टाइप के तो लोग रहते हैं, जो काम करते वो एम्प्लॉयड, जो काम नहीं करते वो अनएम्प्लॉयड। लेकिन जो काम नहीं करते हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बराबर ना। तो ये 2 लोगों का सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है, वो जो रेट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो गुजरात के अंदर 1.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब 100 लोगों में से 1.2 लोगों को काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, बराबर ना। तो एक अच्छी बात है कि गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम हो गया, बराबर ना, राइट। तो हरियाणा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत के अंदर, तेलंगाना सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और गुजरात सेकंड लोएस्ट है, बराबर ना, इसके लिए ध्यान में रखना है, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुड सम रिटर्न्स इन एक्सीडेंट्स टू बी रिवर्ड इन द गुजरात। यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर क्या बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई रोड एक्सीडेंट हुआ कोई मोटर व्हीकल का, और उसके अंदर जो विक्टिम्स हैं, बराबर, उनको अगर बचाया गया किसी पर्सन के द्वारा, बराबर ना,
शुरुआत के 1 घंटे के अंदर, जिसको यहाँ पे गोल्डन आवर का नाम दिया गया है, और उस 1 घंटे के अंदर उस विक्टिम्स को उन पर्सन के द्वारा बराबर ना कोई हॉस्पिटल में या तो फिर कोई ट्रॉमा सेंटर में लेके जाके उनकी जान बचाई गई, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पे अवार्ड देने की बात चल रही है, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, स्कीम फॉर द ग्रांट ऑफ द अवार्ड to the good Samaritan who has saved the life of the victim of the fatal accident involving the motor vehicle by administering the immediate assistance and rushing to the hospital या तो फिर ट्रॉमा सेंटर विद इन द गोल्डन आवर, बराबर ना। तो ये स्कीम के अंडर में उस गुड समरिटन को क्या मिलता है, 5,000 रुपये का इनाम मिलता है, बराबर ना, पर एक्सीडेंट। अगर वो दूसरे पर्सन को बचाता है तो अगेन 5,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा, बराबर ना, राइट। तो ये स्कीम के अंडर में पहली बार गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा गुड सामरिटन्स को अवार्ड देने की बात चल रही है यहाँ पे, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, बराबर ना, राइट। तो क्या एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ गुड सामरिटन हु हैज इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एनी एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ मोटर व्हीकल और हु हैज ट्रांसपोर्टेड द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ मोटर व्हीकल टू द हॉस्पिटल शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द एनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स बाय द पुलिस और द हॉस्पिटल एंड शैल बी परमिटेड टू द लीव इमीडिएटली। तो यहाँ पे लोग उस एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनको लोग हॉस्पिटल में ले जाने से क्यों कतराते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम इस झमेले के अंदर पड़ेंगे तो हमको भी पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे स्कीम के अंदर में स्पेसिफिक बोला गया है कि अगर कोई गुड सामरिटन विक्टिम को बचाता है तो उसको इमीडिएटली जाने दिया जाएगा, उसके ऊपर पुलिस के रिक्वायरमेंट का, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है, बराबर ना, उसका कोई भी बोझ उसके ऊपर नहीं रहेगा, बराबर ना, राइट। तो इस स्कीम के अंडर में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा पहला अवार्ड दिया गया है, बराबर ना, गुड समरिटन्स को, इसके लिए रिसेंट न्यूज़ में है, लेकिन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कितने थाउजेंड का अवार्ड दिया जाता है, 5,000 रुपीज़ का, बराबर ना। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन है उसके मिनिस्टर, नितिन गडकरी, बराबर ना, ओके। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इस बार जो 74th रिपब्लिक डे का परेड हुआ था उसके अंदर गुजरात का जो टेबलू था उसने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस बार के जो टेबलू हुए थे, बराबर, टेबलू का मतलब एक झांकी होती है, बराबर ना। तो हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी अपने अपने लेवल पे कुछ रिप्रेजेंट करती है कि भाई हमारी जो इस साल की जो हमारी फोकस एरिया रहने वाला है, या तो फिर हमने जो अभी तक अचीव किया है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अचीव किया है, बराबर ना, राइट। तो इसको बोलते हैं टेबलू। तो रिपब्लिक डे के परेड के ऊपर अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी या तो फिर आर्मी के फोर्सेस भी अपने अपने टेबलू रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर ना। तो इस बार एक ऑनलाइन वोटिंग का आयोजन किया गया था, बराबर ना, 26 जनवरी से 28 जनवरी तक, बराबर। और यहाँ पे इस ऑनलाइन वोटिंग के अंदर टोटल एक्चुअली बेस्ड ट्रूप कैटेगरी और बेस्ड टेबलू कैटेगरी, दो कैटेगरी के अंदर वोटिंग करने की परमिशन दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, बराबर ना। तो ये बेस्ड टेबलू कैटेगरी के अंदर जो ऑनलाइन वोटिंग हुआ था, बराबर ना, उसके अंदर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला, गुजरात के टेबलू को मिला, बराबर ना, राइट। तो गुजरात के टेबलू की बात करें तो गुजरात के जो टेबलू था इस बार का, उसकी थीम क्या थी, क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात, बराबर। जो टेबलू था उसकी थीम थी क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात, बराबर ना। अभी इस टेबलू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये गुजरात का टेबलू है, बराबर ना, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो कि गुजरात ने कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया है, बराबर। गुजरात ने कैसे सोलर पावर के ऊपर फोकस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रास गरबा खेल रहे हैं, बराबर ना, राइट। तो गुजरात का जो नेशनल डांस फेस्टिवल है वो रास गरबा, बराबर ना, उसका भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है, बराबर ना, राइट। तो इस तरीके की हमारी जो टेबलू थी इसके लिए उनको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला, बराबर ना। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात प्रेजेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट रैंकिंग इन द पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी। टोटल 17 स्टेट्स और 6 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया था इस टेबलू कैटेगरी के अंदर, बराबर ना, ड्यूरिंग द 74th रिपब्लिक डे के ऊपर। तो ये जो गुजरात का जो टेबलू है
उसने डिस्प्ले किया था वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों दोनों के कॉम्बिनेशन से पावर आता है, बराबर ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड, क्योंकि दो अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, बराबर ना। और ये कहाँ पे है, खावड़ा कच्छ के अंदर, बराबर, खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ के अंदर, वहाँ पे, बराबर ना। तो उसकी यहाँ पे झांकी दिखाई गई थी। उसके अलावा मोटेरा विलेज जो कंट्री का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज बना है लास्ट ईयर, बराबर ना, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया था, राइट। उसके अलावा पीएम कुसुम योजना के अंडर में हम किस तरीके से सोलर पावर को सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर बेचते हैं, बराबर ना, तो ये भी हमारे टेबलो के माध्यम से हमने लोगों को दिखाया था, बराबर। उसके अलावा द एनर्जी रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस वॉज डिस्प्ले अलॉन्ग विथ द ट्रेडिशनल डिशेज ऑफ द कच्छ, white desert, artistic plastering of the clay, shape of the desert camel एंड गुजरात कल्चरल हेरिटेज लाइक द रास गरबा। तो ये सभी का रिप्रेजेंटेशन हमारे टेबलो में देखने को मिला था। इसके लिए यहाँ पे इस टेबलो को पीपल्स चॉइस अवार्ड इस बार दिया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं हमारे चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो उन्होंने कुछ बातें रिपीट डे की हमारी हम जो टेबलो जीता है हमने, बराबर ना, राइट, ये पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी के अंदर, तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा है कि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल थैंक द एवरीवन फॉर द चूजिंग द गुजरात टेबलो एंड सेड दैट दिस इज अ विक्ट्री फॉर द एवरीवन ऑफ द गुजरात। गुजरात हैज़ बीन कंटिन्यूसली इनोवेटिंग एंड शोइंग द वे फॉर द इंडिया इन द वर्ल्ड। He added that the Gujarat has successfully tried to send a beautiful message through this tableau by associating the cultural heritage of the state with the renewable energy, बराबर ना। The award was presented by the Indian Minister of the State for the Defence अजय भट्ट टू अवंतिका सिंह, जो हमारी सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर है, बराबर ना, उनको अवार्ड दिया गया था। और ये कब दिया गया था, जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी 31 जनवरी को, तब दिया गया था, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस बार 74th रिपब्लिक डे के परेड के दौरान टोटल 17 स्टेट्स और 6 मिनिस्ट्री के द्वारा अपने अपने टेबलो को रिप्रेजेंट किया गया था। उसमें से गुजरात गवर्नमेंट का जो टेबलो था उसकी थीम थी क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात, बराबर ना, उसको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला, बराबर ना, राइट। तो ये क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टेबलो के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा क्या बताया गया था कि जो गुजरात के अंदर है दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, कहाँ पे, खावड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पे है, कच्छ के अंदर, तो उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया था। उसके अलावा लास्ट ईयर मोटेरा बना कंट्री का पहला विलेज कि जहाँ पे 24/7 सोलर पावर से पावर आता है। उसके अलावा पीएम कुसुम योजना के अंडर में हमने बहुत सारे सोलर पावर चीज़ों को सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर लोगों को दिया है, बराबर ना। उसके अलावा ये तो हुई रिन्यूएबल एनर्जी की बात, लेकिन गुजरात के जो कल्चरल हेरिटेज है लाइक रास गरबा, शीप ऑफ द डेजर्ट कैमल, ट्रेडिशनल डिशेज ऑफ द कच्छ, ये सब का भी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था इस टेबलो के द्वारा, बराबर ना। तो ये सब रीज़न की वजह से ये गुजरात के जो टेबलो है उसको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला, बराबर ना, राइट। एक्चुअली ये पीपल्स चॉइस अवार्ड क्यों मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस बार बेस्ड ट्रूप और बेस्ड टेबलो कैटेगरी के अंदर माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कंपटीशन जैसा रखा गया था कि फॉर एग्जांपल सभी स्टेट्स ने यहाँ पे अपने अपने टेबलो को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे हम एज ए सिटीज़न वोट दे सकते हैं कि भाई हम कौन सा टेबलो हमको सबसे अच्छा लगा, बराबर ना, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, बराबर ना। तो ऐसे पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के इस थीम को, इस टेबलो को अवार्ड मिला, बराबर ना, राइट, ओके। चलो ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स साहित्य गौरव पुरस्कार के ऊपर। तो अभी रिसेंटली साहित्य गौरव पुरस्कार ऑल्सो नोन एज द साहित्य गौरव अवार्ड इज़ अ लिटरेरी ऑनर इन द गुजरात इंडिया, बराबर ना। तो साहित्य गौरव पुरस्कार वो गुजरात का एक लिटरेरी ऑनर है, बराबर ना। तो अभी उसका अनाउंसमेंट किया गया है। द अवार्ड इज conferred by the Gujarat Sahitya Academy and the government of the Gujarat to the Gujarati authors for their significant contribution in the Gujarati literature। और ये अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1983 के अंदर हुआ, बराबर ना। और ये अवार्ड एक अवार्ड के अंदर क्या मिलता है, एक प्लेक मिलता है, शॉल मिलती है और कैश प्राइज़ मिलता है 1 लाख रुपये का, बराबर ना। साहित्य गौरव पुरस्कार साहित्य अकादमी, गुजरात साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, 1983 से दिया जाता है, बराबर ना।
और किसको दिया जाता है कि जो गुजराती ऑथर होते हैं जिन्होंने लिटरेचर के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया होता है उनको दिया जाता है, बराबर ना। तो इस बार 2021 का अवार्ड किसको मिला? मोहन परमार को मिला, बराबर ना, मोहन परमार को साहित्य गौरव पुरस्कार, बराबर ना। उसके अलावा ये कब से दिया जाता है? 1983 से। तो साहित्य गौरव पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था अगर ऐसा पूछा जाए तो विष्णु प्रसाद त्रिवेदी, उनको दिया गया था, बराबर ना, राइट, ओके। और उसके अलावा एकमात्र रेसिपेंट कि जिन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो रेसिपेंट का नाम क्या था? उमाशंकर जोशी, बराबर ना। 1985 के अंदर उनको ये अवार्ड दिया गया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बराबर ना, राइट। और अगर मैं युवा गौरव पुरस्कार की बात करूं तो युवा गौरव पुरस्कार इज़ अ लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड बाय द गुजरात साहित्य अकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और ये कब से एस्टैब्लिश किया गया है? 2007 से, बराबर ना। तो द अवार्ड रिकग्नाइज एंड प्रमोट्स यंग गुजराती ऑथर्स, बराबर ना। तो अवार्ड कंप्राइज अ सर्टिफिकेट, शॉल एंड कैश प्राइज ऑफ 50,000। एक्चुअली युवा गौरव पुरस्कार है ना, जो ऑथर की उम्र 30 ईयर से कम होती है बराबर उनको दिया जाता है, बराबर ना। और यहाँ पे कैश प्राइस कितनी है? 50,000। और ये भी गुजरात साहित्य अकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है, बराबर ना। 2007 से दिया जाता है। और इस बार 2021 का अवार्ड किसको मिला? राम मोरी को मिला है, राम मोरी को, बराबर ना, ये ध्यान में रखना है। 2007 में सबसे पहली बार किसको मिला था? सौम्य जोशी को मिला था, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके ओके। इसके अलावा अभी रिसेंटली गुजरात के जो सीएम है हमारे भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने इनोग्रेशन किया आज़ादी की यादें म्यूजियम का। कहाँ पे किया? अहमदाबाद के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ऑन द थर्सडे डेडिकेटेड आज़ादी की यादें म्यूजियम। कहाँ पे ये बिल्ड किया गया है? सरदार पेट्रोल स्टेशन प्रीमाइसेस नियर द बाकरोल। बाकरोल अहमदाबाद के अंदर एक पेट्रोल स्टेशन है इंडियन ऑयल का, बराबर ना। उसके बाजू में ये आज़ादी की यादें म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया गया है, बराबर ना। दिस म्यूजियम विल बी अ प्रोमिनेंट साइट ऑफ द अहमदाबाद, रिवीलिंग द 40-year ओल्ड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड द स्ट्रगल ऑफ द ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स, बराबर ना। तो 400 साल की जो हमारी हिस्ट्री है, बराबर ना, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो स्ट्रगल है वो इस म्यूजियम के अंदर में दिखाया गया है, आज़ादी की यादें म्यूजियम के अंदर, बराबर ना। कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर, बराबर ना। तो अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा, ओके। अब इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे सभी फ्रीडम मूवमेंट्स को और उसके अलावा जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया गया था, बराबर ना, स्वतंत्रता में जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है इस म्यूजियम के अंदर, बराबर ना, राइट, ओके। इसके अलावा ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि 2023 के अंदर इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, बराबर ना। तो इसी के पार्ट के तौर के ऊपर मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, बराबर ना, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। तो यहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, बराबर ना, भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट एक एक्सपो को हेल्ड करेगी, मेगा सिटी मिलेट एक्सपो। कितनी सिटी के अंदर? 8 सिटी के अंदर, टू इनकरेज द पीपल इन अर्बन एरिया टू यूज़ द मिलेट्स, बराबर ना। तो यहाँ पे ऐसे एक्सपो के माध्यम से क्या होगा कि कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा और कंज्यूमर्स को मिलेगा, बराबर ना। तो मिलेट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। इस फेस्टिवल को क्यों आयोजित किया गया? द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द यूज़ ऑफ द मिलेट इन द स्टेट, बराबर ना। यहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान भूपेंद्र पटेल ने फार्मर्स को एड्रेस किया और उनको बताया कि भी हमारे पीएम मोदी जी ने किस तरीके से एफर्ट्स दिए हैं टू प्रमोट द इंडियाज़ ट्रेडिशनल फार्म प्रोड्यूस मिलेट्स, राइट। और किस तरीके से वो एफर्ट्स फार्मर्स की इनकम को जनरेट कर रहे हैं, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा मेगा सिटी मिलेट एक्सपो कितने सिटी में आयोजित करने की बात की? 8 सिटी के अंदर, जिस तरीके से जिसकी वजह से एक फार्मर और कंज्यूमर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके, बराबर ना, मिलेट्स के रिगार्डिंग। और लोगों को इंकरेज किया गया इस फेस्टिवल के दौरान ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट का यूज़ कर सके, बराबर ना, राइट। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएन के द्वारा कौन सा ईयर इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है? 2023, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि फ्रेंड्स अभी रिसेंटली नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात का अपॉइंटमेंट किया गया है और वो गुजरात के 31st चीफ सेक्रेटरी है, बराबर ना। उनका नाम क्या है? श्री राजकुमार, बराबर। तो श्री राजकुमार की अगर हम बात करें तो वो आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर द पॉलिसी स्टडीज़ वहाँ से
उन्होंने पॉलिसी के बारे में ग्रेजुएशन किया है, बराबर ना, राइट। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं के अंदर लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ऐसी संस्थाओं के अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। और या अभी वो जो चीफ सेक्रेटरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसके अलावा वो क्या क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, बराबर ना। तो ये चीफ सेक्रेटरी के अलावा ये सब संस्थाओं के भी वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, बराबर ना, राइट। आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात किसको अपॉइंट किया गया है, श्री राजकुमार को, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया 2 बुकों को, रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडिग्म्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी आत्मनिर्भर भारत रोड मैप 2020 टू 2047, बराबर ना। ये दोनों बुक्स के बारे में देखते हैं। कि चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग श्री सुमन बेरी, उन्होंने रिलीज़ किया रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडिग्म्स। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है श्री पीके मिश्रा एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन डॉक्टर एनके सिंह के द्वारा लिखी गई है। और उसके अलावा दूसरी बुक का नाम क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी आत्मनिर्भर भारत रोड मैप 2022 से लेकर 2047। ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर किरीट शहलत, डॉक्टर ऑडोमेरी एम्बुआ एंड डॉक्टर सुरेश आचार्य, बराबर, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये दोनों बुकों का अनावरण किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग कौन है, सुमन बेरी के द्वारा, बराबर ना, ओके। ऑन द ओकेजन ऑफ द बुक लॉन्च, चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गुजरात ऑन द फाउंडेशन ऑफ द पंचशक्ति, कि पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन रखा है गुजरात के डेवलपमेंट का, किसके ऊपर रखा है, 5 शक्ति के ऊपर रखा है। कौन कौन सी 5 शक्ति के ऊपर, वाटर पावर, एनर्जी पावर, नॉलेज पावर, डिफेंस पावर एंड पीपल पावर, बराबर ना, राइट। तो यही 5 शक्ति को लेके वो अभी कंट्री को भी रन करवा रहे हैं, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे इस 2 बुक के माध्यम से एक्चुअली दोनों बुक क्या बोल रही है कि भैया हमने एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या क्या काम किया है और हमारा विज़न क्या है 2022 से लेकर 2047 तक, बराबर ना, वो पूरा रोड मैप यहाँ पे इस बुक के अंदर लिखा गया है, बराबर ना। और उसके अलावा दूसरी बुक किसके ऊपर है कि भाई किस तरीके से ओवर द ईयर्स ग्लोबल लेवल पे देशों का टारगेट चेंज होता जा रहा है, बराबर ना, राइट। किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था वो अपने शेप ले रहे हैं, बराबर, उसके ये बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, बराबर ना, राइट। तो दोनों ही बुक के ऑथर कौन है और हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।